अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 363वें दिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। आज की हमारी गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर प्रणाली मिस्त्री। मैं इनका छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। ये चिकित्सक हैं क्यूरा होम्योपैथिक क्लिनिक वडोदरा गुजरात की। इन्होंने रोगियों की उच्च स्तर की देखभाल की और स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रोगियों में त्वचा, हृदय, अंतःस्रावी और आंतरिक प्रणालियों से जुड़े ऑटो इम्यून विकारों, कैंसर, ऑटिज्म जैसे विभिन्न मामलों का प्रबंधन किया। ये एचओडी है, एसोसिएट प्रोफेसर पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड रिसर्च से वडोदरा गुजरात की। प्रैक्टिकल सेमिनार, कार्यशाला और क्षेत्र का संचालन करना, गुणात्मक शिक्षण के साथ भ्रमण भी कराया। ये व्याख्याता हैं पायनियर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज वडोदरा गुजरात की। जैसे विषयों को पढ़ाया: सामुदायिक चिकित्सा, एचओडी मटेरिया मेडिका, दवा सहायक चिकित्सक, साई होम्योपैथिक अस्पताल आनंद गुजरात। विभिन्न समय क्षेत्रों की परवाह किए बिना स्काइप और फोन कॉल के माध्यम से विदेशी रोगियों के सभी मामलों और फॉलोअप का प्रबंधन किया। मेडिकल अधिकारी, लाइफलाइन हॉस्पिटल वडोदरा गुजरात। मेडिकल अधिकारी, देसाई सर्जिकल एंड आई हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड वडोदरा गुजरात। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रोगों, श्वसन संबंधी विकारों, कैंसर के मामलों का निदान किया गया और एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी आदि जैसे विभिन्न प्रक्रियाओं में सहायता की गई। आहार विज्ञान और खाद्य सेवा प्रबंधन में मास्टर ऑफ साइंस इग्नू दिल्ली से किया। एमडी मटेरिया मेडिका आनंद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एस आनंद। CIACH प्रोफेसर जॉर्ज तुलकस द्वारा होम्योपैथी में ई लर्निंग कोर्स, इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ क्लासिकल होम्योपैथी, साई होम्योपैथी अस्पताल आनंद होम्योपैथी में एडवांस कोर्स, अन्य गीत अकादमी मुंबई, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिकल एंड सर्जरी होम्योपैथी, पायनियर होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज वडोदरा। इनकी उपलब्धियां विभिन्न सर्जिकल प्रक्रियाओं जैसे हॉर्नियोप्लास्टी, लेप्रोटॉमी, फुसफुस टैपिंग, ICD का चीरा, मधुमेह, पैर विच्छेदन आदि में सहायता की गई। लगातार 2 वर्षों तक यूनिवर्सिटी टॉपर रहे और 2011 में वडोदरा के तत्कालीन मेयर डॉक्टर ज्योति पांड्या के हाथों से प्रशंसा प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इन्होंने कॉलेज में विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों का संचालन और मेजबानी की। इनका आज का विषय है कार्सिनोसिन होम्योपैथिक औषधि का अध्ययन। तो डॉक्टर प्रणाली मिस्त्री, आपका IMPS मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। क्या आप मेरी आवाज ठीक से सुन पा रहे हैं? कैसे आपकी आवाज मेरी क्लियर? बहुत ओके, थैंक यू सो मच मैम। क्या मैं शुरू कर सकती हूँ? यस यस, आप शुरू करें। ओके, सो आज का हमारा जो विषय है वो है कार्सिनोसिन, और कार्सिनोसिन का ड्रग पिक्चर जो हम पढ़ेंगे आज, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। और मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस। जी, सो आज हम ये देखेंगे कि हम कार्सिनोसिन, पहले तो हम ड्रग पिक्चर के बारे में जानेंगे कि कार्सिनोसिन क्या है, जो कार्सिनोसिन का व्यक्तित्व होता है वो कैसा होता है, और हम किस तरह के व्यक्ति में कार्सिनोसिन दे सकते हैं, और कार्सिनोसिन के फायदे क्या क्या है, किस तरीके के रोग में हम कार्सिनोसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और किस तरीके की उसकी पर्सनालिटी होती है। तो शुरू करते हैं। कार्सिनोसिन की हिस्ट्री से हम शुरू करेंगे। तो कार्सिनोसिन का पूरा नाम है कार्सिनोसिनम,
और ये नोसोड है जो कि डिजीज्ड यानी कि रोगिक चीजों में से बना होता है। तो कार्सिनोसिन स्पेसिफिकली बर्नेट, डॉक्टर बर्नेट का प्रिपरेशन है, उन्होंने इस पे बहुत काम किया है। और सबसे ज्यादा मैं अगर कहूँ तो सबसे ज्यादा काम किया है फॉबिस्टर ने कार्सिनोसिन पे। उनका एक बुक है ड्रग पिक्चर कार्सिनोसिन के ऊपर। अ, अब ये मेडिसिन प्रिपेयर की है बर्नेट ने फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स। इसका जो था वो एक स्तन कैंसर में से निकलता हुआ एक डिस्चार्ज था, जो बिल्कुल ही बिना किसी कलर के एकदम पानी जैसा जो डिस्चार्ज निकल रहा था, उसमें उस डिस्चार्ज को लेके, मतलब उस पदार्थ को लेके बर्नेट जी ने पोटेंटाइज करके कार्सिनोसिन बनाया हुआ है। बहुत थोड़ी क्वांटिटी में वो वाटरी डिस्चार्ज उन्होंने ले लिया था, और उसमें से उन्होंने पोटेंटाइजेशन किया है और उसमें से कार्सिनोसिन बना है। सो बेसिकली मेन कार्सिनोसिन बनी हुई है स्तन कैंसर के डिस्चार्ज में से। डॉक्टर टेम्पल्टन करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसका प्रूविंग काफी अच्छे से किया हुआ था, जिसमें उन्होंने सारे दिमागी सिम्टम्स और मनोवैज्ञानिक सिम्टम्स प्रूविंग में इन्होंने निकाले थे। जिसमें उन्होंने ये भी देखा कि दिमाग की क्षमता जो भी है काम करने की, वो प्रूवर में बहुत कम हो रही थी। वो सही तरीके से क्वेश्चंस का रिप्लाई, मतलब सही तरीके से वो जवाब नहीं दे पा रहे थे काफी क्वेश्चन का। और इन सभी प्रूवर्स जो भी उस टाइम पे दिमाग की शक्तियां यूज करके जो भी काम करना चाह रहे थे, उसमें उन्हें दिक्कत आ रही थी प्रूविंग जब उन्होंने किया उस टाइम पे। और हमेशा कुछ ना कुछ थॉट्स उसके दिमाग में चलते रहते थे, कुछ ना कुछ विचार उसके दिमाग में चलते रहते थे, जिससे वो सही जगह पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, और उन्हें काफी सोच विचार करने में भी तकलीफें आ रही थी। डॉक्टर पशेरो और डॉक्टर शेपीरो ने भी काफी फाइंडिंग, इसमें काफी चीजें इस पे काम किया है। ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं डॉक्टर पशेरो, और शेपीरो बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से। उन्होंने इंडिपेंडेंट अपनी खुद की प्रूविंग की थी, जिसमें से उन्हें ये पता चला कि कार्सिनोसिन हम जो भी वैक्सीन देते हैं, तो वैक्सीन के बाद हुई गई यू कैन से उसकी जो खराब इफेक्ट्स होती है, या वैक्सीन की जो साइड इफेक्ट्स होती है, उससे डील करने के लिए भी हम कार्सिनोसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि हम थूजा देते हैं बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन के लिए, थूजा बहुत अच्छी एक है अपने पास दवाई। वैसे ही वैक्सीनेशन के बाद में जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसमें कार्सिनोसिन भी हम दे सकते हैं। पशेरो ने प्री ऑपरेटिव केसेस में, मतलब कि जहाँ पे ऑपरेशन की बात आ रही हो, वैसे जगह पे पशेरो ने काफी लोगों को कार्सिनोसिन दी, जो कि प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाले हो या जो भी ऑपरेशन करवाने वाले हो। तो उन्होंने ये भी देखा कि ऑपरेशन के बाद जो भी काफी लोगों को ऐसा होता है कि एक किलॉइड और गठान जैसा जो बन जाता है जहां पे भी वो कट मारा हो वहां पे। तो जिन लोगों में उन्होंने कार्सिनोसिन दी थी, वैसे लोगों में किलॉइड, मतलब कि वो स्कार जो होता है वो कम फॉर्म हुआ था। वैसे हम किलॉइड के लिए सिलिशिया भी देते हैं। तो हम अगर हम देखने जाए तो काफी सारी चीजें ऐसी है कि ग्रोथ ग्रोथ जहाँ पे ट्यूमर बन सकता है, कार्सिनोसिन ऐसी रेमेडी है कि जो कैंसर में बहुत अच्छे से हम यूज कर सकते हैं। कैंसर की जिनमें पारिवारिक हिस्ट्री जो कैंसर की है, हेरिडिटरी अगर कैंसर आया हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको यूज करते हैं। तो ऐसे ही उसमें बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन है, फिर कीलॉइड स्कार फॉर्मेशन है, ओवर ग्रोथ, मतलब कि ज्यादा सेल के मल्टीप्लिकेशन की बहुत ज्यादा हिस्ट्री देखने को मिलती है, जैसे कि हम थूजा में भी देख सकते हैं। फॉबिस्टर ने, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, फॉबिस्टर ने सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कार्सिनोसिन में लिया हुआ है। उनकी बहुत दिलचस्पी थी कार्सिनोसिन में, और उन्होंने इस पे काम भी बहुत किया है। तो उन्होंने अपनी ओपीडी में दो पेशेंट्स, ये फॉबिस्टर की स्टोरी है कि उन्होंने दो ऐसे पेशेंट्स देखे उनकी क्लिनिक में, कि जो अलग अलग माताओं के बेटे थे, और दोनों रिलेटिव्स या दोनों रिश्तेदार भी नहीं थे।
पर उन्होंने ये देखा कि दोनों में सेम डिजीज और सेम प्रॉब्लम थी, जैसे कि दोनों को नींद ना आने की बीमारी थी, जो कि हम कार्सिनोसिन वाले, जिन लोगों को कार्सिनोसिन की जरूरत होती है उन लोगों में हम काफी ऐसी पर्सनालिटी में देख सकते हैं कि उन्हें जनरली नींद की दिक्कत रहती है। तो इन दोनों केस में उन्होंने एक बहुत अच्छी सी समानता देखी कि दोनों बच्चों को नींद नहीं आ रही थी। ओके, दोनों पेशेंट थे जो अलग अलग माता के बेटे थे, लेकिन उन दोनों को नींद की दिक्कत थी। दोनों की जो बोलते हैं ना अपियरेंस में सिमिलैरिटी ये थी कि उनके ब्लू स्क्लेरोटिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि उनके आईज के नीचे अपने देखने जाओ तो डिस्कलरेशन देखने मिलता है, चेंज ऑफ कलर देखने मिलता है। उनको बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स फेस में देखने को मिलते हैं, और ब्राउन कलर के पिगमेंटेशन या धब्बे भी उनके फेस में बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। तो कार्सिनोसिन का ये बोलते हैं कि उनके पर्सनालिटी मतलब फेस उनका उसी तरीके का होता है। अ, उसके बाद उन्होंने ये देखा कि ये दोनों जो बच्चे हैं जो सो नहीं पा रहे हैं, उन दोनों की मदर में, उन दोनों की मदर को स्तन कैंसर की बीमारी रह चुकी है। तो ये हिस्ट्री जानने के बाद उन्होंने दोनों बच्चों को दिया कार्सिनोसिन, और उन्होंने ये नोट किया कि कार्सिनोसिन देने के बाद इन दोनों बच्चों में ये नींद की जो दिक्कत है वो काफी हद तक सॉल्व हो गई। काफी सारी दूसरी सिचुएशंस में भी ये देखने को मिलता है। अब उन्होंने ये भी देखा कि मदर्स की कंडीशन जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा वाली थी, वही ब्लड का नरिशमेंट जब बेटे उनके कोख में थे तो उस टाइम पे वही कैंसरस ब्लड का सर्कुलेशन वो बच्चों को भी, मतलब वो भी अफेक्ट हुए हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन ये होता है कि इस डाउट्स अब उन इस चीज से उन्हें बहुत सारे दूसरे डाउट्स भी आए कि अगर ये कैंसरस ब्लड बच्चों में जाता है तो शायद इसी की वजह से तो ऐसा नहीं हो सकता कि पारिवारिक हम जो हेरिडिटरी कैंसर वाला जो सिचुएशन बहुत ज्यादा कार्सिनोसिन में देखने को मिलता है, कार्सिनोसिन पर्सनालिटीज होती है उनके हिस्ट्री में, अगर आप देखने जाओ तो काफी सारे लोगों में कैंसर की हिस्ट्री रहती है। तो हो सकता है वो इस तरीके से भी फीटो मैटरनल सर्कुलेशन के थ्रू भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, वो पर्सनालिटी रिलेटेड, जब कि वो बेबी ग्रो हो रहा होता है। तो इन्होंने 200 पोटेंसी में खुद पे ही ये मेडिसिन को प्रूव करने की भी ट्राई की, और बहुत सारे पेशेंट्स में भी ये मेडिसिन को प्रूव करने की इन्होंने ट्राई की है। अब किस किस सिचुएशन में हम कार्सिनोसिन दे सकते हैं या कार्सिनोसिन सोच सकते हैं, उनके जनरल क्या है। तो ऐसे पेशेंट है जो जिसमें हम काफी सारी मेडिसिन सिलेक्ट करने का ट्राई करते हैं, लेकिन हमें कोई एक प्रॉपर पिक्चर नहीं मिलता है, या एक दवाई उनकी एकदम क्लियर नहीं आ रही है केस टेकिंग में निकल के। तो ऐसे में भी हम कार्सिनोसिन देके वो पिक्चर क्लियर करने का ट्राई कर सकते हैं, अगर बाकी सारी चीजें इंडिकेट करती हो तो। दूसरी चीज कि जब दो से ज्यादा रेमेडी है, लेकिन वो जो दो से ज्यादा दवाइयां आ रही है, लेकिन कुछ दवाइयां थोड़ा सा पार्ट कवर कर रही है, कुछ दवाई थोड़ा दूसरा पार्ट कवर कर रही है, सब कुछ सब कवर नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम दूसरी माइजमेटिक दवाइयों की तरह, इंटरकरेंट दवाइयों की तरह हम कार्सिनोसिन भी सोच सकते हैं। कार्सिनोसिन एक इंटरकरेंट रेमेडी की तरह यूज कर सकते हैं। इंटरकरेंट रेमेडी मतलब कि अगर आपने कैंसर के लिए कोई दवाई दी है, तो अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर है या उनको खुद को कैंसर है, तो आप बीच में भी अगर पेशेंट को ऑपरेशन करवाना पड़ा है, आप उसके बाद मेडिसिन अपनी चालू रख रहे हो, तो बीच में भी वो रिकरेंस ना हो, या तो फिर बीच में आपकी दवाई जो आपने दी है वो काम नहीं कर रही है, तो ऐसे में हम कार्सिनोसिन दे सकते हैं। ओके, कार्सिनोसिन तब भी दे सकते हैं जब दूसरे नोसोड्स, जैसे कि अगर मेडोरिनम आ रहा है, सिफिलिनम आ रहा है, ट्यूबरकुलिनम आ रहा है, और ये सारे माइजमेटिक मेडिसिन, माइजमेटिक दवाइयां हम दे चुके हैं, लेकिन वो जितना माइजमेटिक चीजों को या कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों को क्लियर कर सकता था, उतना वो केस क्लियर नहीं कर पाया है। ऐसी सिचुएशन में भी टेम्पररी ही रिलीफ दिया है उन्होंने। ऐसी सिचुएशन में भी हम कार्सिनोसिन के बारे में सोच सकते हैं, हालांकि हमको बाकी सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी। और
जनरली कार्सिनोसिन वाले इंसानों में एनर्जी कम रहती है। इसीलिए अगर आप देखने जाओ तो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, जिसमें कि इंसान ये कंप्लेन करता है कि कितना भी कर ले, कितना भी ट्राई कर ले, उसे एनर्जी फील नहीं होती, हमेशा थकान ही महसूस होती रहती है, उसका कोई स्पेसिफिक ये नहीं मिल रहा है, या कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है, लेकिन थकान नहीं जा रही है, कुछ भी कर रहे हैं, मल्टीविटामिन खा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम एक बार सोच सकते हैं कि कार्सिनोसिन वाले लोगों की जनरली एनर्जी लो रहती है। तो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम में भी ये इंडिकेट होती है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा, जैसे कि कोई भी एक्यूट प्रॉब्लम हुआ हो, कोई भी एक्यूट जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो गया है, या हम ये कह सकते हैं कि इवन कोविड भी हो गया, इन्फ्लुएंजा फ्लू वाली कोई भी बीमारी हो गई है, अगर उसके बाद भी इंसान को काफी टाइम तक एनर्जी में कोई सुधार नहीं मिल रहा है, या कोई तकलीफ, वो वीकनेस से उभर ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम कार्सिनोसिन दे सकते हैं। ये क्रोनिक इंसोम्निया मतलब कि बहुत लंबे समय से नींद ना आने का प्रॉब्लम, या नींद पूरी ना होने का प्रॉब्लम, या सो ना पाना, ये अगर बच्चों में बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता हो, और इसके साथ साथ अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर हो, तो कार्सिनोसिन इंडिकेट होती है। बच्चों और चिल्ड्रन में एक्जिमा की या दराज या वो अ, दाद की प्रॉब्लम, उनको गर्मी अच्छी लगती है, और काफी लोगों में आपने देखा होगा कि उनको मोल्स होते हैं, मतलब कि तिल होते हैं, ब्राउन कलर का धब्बे होते हैं फेस पे, छोटे छोटे फ्रेकल्स भी हम उनको बोल सकते हैं, बहुत सारे ब्राउन स्पॉट्स होते हैं। और साथ में चेरी एंजियोमास, मतलब कि काफी सारे लोगों को ना रेड कलर के भी, वॉट्स तो नहीं कह सकते, पर थोड़ा सा एलिवेटेड या थोड़ा सा उभरा हुआ वो रेड कलर के तिल जैसा दिखता है। ऐसे स्पॉट्स अगर ज्यादा हो तो वो एक कार्सिनोसिन टाइप कंस्टिट्यूशन गिन सकते हैं हम उसको। ये इस तरीके से दिखता है। सो दिस इज द, ये मेन ट्रायो है कार्सिनोसिन के अपीयरेंस का, कि जिसमें ब्राउन कैफोलाइट, मतलब कि ये जो धब्बे जो दिख रहे हैं वो, और सॉरी, ये धब्बे जो दिख रहे हैं वो ब्लू स्क्लेरोसिस, और काफी सारे तिल देखने को मिलते हैं। ये फेस पे भी हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे ब्राउन से धब्बे, तिल भी दिख रहा है। तो इस तरीके का, और पेल मतलब कि उन्हें एचबी का भी उन्हें प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस तरीके का, और उनका थोड़ा वाइट साइड पे उनका कॉम्प्लेक्शन रहता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि परिवार में किसी न किसी को हेरिडिटरी भी बहुत सारे कैंसर केसेस भी होते हैं, और उन्हें भी कैंसर होने का रहता है रिस्क। अग टंग आप देख सकते हैं, जीभ देख सकते हैं, वो इस तरीके से रेड और क्रैक्ड, मतलब कि उसमें दरारें हो सकती है, जैसे कि मुंह बार बार आ जाना, ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली इसमें देखने को मिलता है। जैसे हम बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है, फॉलिक एसिड की कमी होती है, तो बार बार इस तरीके से मुंह लाल हो जाना, उसमें दर्द होना मुंह में, या जलन होना, ये सब, और जीभ पे भी दरारें पड़ना, ये सब कार्सिनोसिन वाले उसमें देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की तरह भी हम कार्सिनोसिन को दे सकते हैं, जिसमें पहला ही पॉइंट है फैमिली हिस्ट्री, बट सिर्फ और सिर्फ कैंसर की नहीं, उसमें फैमिली हिस्ट्री अगर टीबी की है, फैमिली हिस्ट्री अगर अनेमिया की है, और इसमें से कोई भी डिजीज एक दो भी हुए हो, या फैमिली हिस्ट्री या टेंडेंसी कैंसर की है, तो ऐसे में भी हम कार्सिनोसिन दे सकते हैं। उन्हें जनरली दरियाई कोई भी या पानी वाली कोई भी जगह पे उन्हें एमिलोरेशन एग्रावेशन दोनों दिया गया है। ये दोनों चीजें जनरली मार्क्ड एग्रावेशन होता है कि उनकी तकलीफें बढ़ जाती है, कभी कभी कम भी होती है। अब आप ये चीज इंटरेस्टिंग है कार्सिनोसिन में, कि बहुत सारे सिम्टम्स में आप देखेंगे कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब अच्छा भी है और बुरा भी, उसी चीज का बुरा भी है। सो दोनों चीजों वाली पर्सनालिटी आपको कार्सिनोसिन में देखने को मिलती है। ये भी अगर आप देखने जाओ तो थूजा जैसा ही है, क्योंकि थूजा का भी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि पानी से प्रॉब्लम होता है, तो इसमें वो आप देख सकते हैं। अब बेसिक ये फिजिकल जनरल्स हम कर रहे हैं। डिजायर अगर आप देखने जाओ कि उनको क्या क्या चीजें खाना अच्छा लगता है, तो काफी सारी चीजें हैं जो उनको खाना पसंद है, जैसे बेरीज, बटर, चॉकलेट, एग्स, फ्रूट, आइसक्रीम, पोटैटोज उनको अच्छा लगता है, नॉन वेजिटेरियन मीट्स भी उनको अच्छी लगती है।
एवर्जन में उनको ऐसा है, मिल्क वो पीते भी है मिल्क, पर मिल्क से उन्हें प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो सॉल्ट से उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। एग से, मीट से, अब मीट उनको पसंद भी है पर मीट से उनको प्रॉब्लम भी है। ऐसे ही स्वीट को लेके भी है और मिल्क को लेके भी है। और जनरली बच्चा, अगर आप कार्सिनोसिन बेबी को देखने जाएं तो कार्सिनोसिन का बेबी ज्यादातर इस तरीके से सोएगा कि नी चेस्ट पोजीशन के अपना घुटने और कोहनी को इस तरीके से लगा के जनरली वो चेस्ट के बल सोएगा। ओके, और उसकी नींद बार बार खुलती रहती है, वो इतना प्रॉपरली लंबे टाइम तक सो नहीं सकता है। कार्सिनोसिन ऐसे पेशेंट्स में भी हम यूज कर सकते हैं जिनका जनरली रेडिएशन रिलेटेड एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, और जो रेडिएशन से एक्सपोज होके जिनमें कैंसर की टेंडेंसी आ जाती है, तो ऐसे में भी बहुत ही यूजफुल है ये काफी। अगर वूपिंग कफ और न्यूमोनिया जैसा प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को बहुत जल्दी लाइफ में हो गया हो, और उसकी फैमिली में अगर कैंसर की भी सिचुएशन हो, तो ऐसे में भी कार्सिनोसिन इंडिकेट हो सकती है। ऑल्टरेशन ऑफ सिम्टम, सेपिया सेपिया जैसे बहुत सारे सिम्टम्स हमें कार्सिनोसिन में देखने को मिलते हैं। नेट्रम्यूर और सेपिया के बीच का एक स्टेट है जिसमें हम कार्सिनोसिन सोच सकते हैं। ऑल्टरनेटिंग सिम्टम्स, ऑल्टरनेटिंग कभी ये सिम्टम तो कभी वो सिम्टम, अगर आप देखने जाओ, कभी यहाँ दर्द कभी वहां दर्द, कभी माइंड एकदम शांत तो कभी माइंड एकदम गुस्से वाला, इस तरीके की ऑपोजिट सिचुएशन आपको कार्सिनोसिन में देखने को मिलेगी। ओके, अब चलिए देखते हैं पर्सनालिटी कार्सिनोसिन की। पर्सनालिटी में अगर सीधे शब्दों में हम बात करें तो ऐसी पर्सनालिटी है जो किसी के भी बहकावे में इजीली या कहने के हिसाब से इजीली आ जाएगी, जो जिसको आप जिस तरीके से मोड़ना चाहो मोड़ सकते हो, और जो दूसरे करवाना चाहे वो आराम से कार्सिनोसिन पर्सनालिटी कर सकती है। इसका एकदम अपोजिट स्टेट भी कार्सिनोसिन में होता है, हम दोनों के बारे में बात करेंगे। तो कार्सिनोसिन की जिंदगी में अगर हम बचपन से देखने जाएं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं उनके पेरेंट्स, और उनके पेरेंट्स ने किस तरीके से उनको बड़ा किया है वो। तो कार्सिनोसिन हमेशा उनके पेरेंट्स के का एकदम अच्छे से मानते हैं कहना। अगर उनकी पेरेंट, अब जो भी है कार्सिनोसिन की लाइफ में, वो पेरेंटिंग के ऊपर है। अगर उनके माँ बाप ने उन्हें उन्हें बहुत ही सही तरीके से और अच्छे से समझाया, तो कार्सिनोसिन वाला पेशेंट एकदम अच्छा इंसान बनेगा। और अगर यही चीज में कुछ गड़बड़ हो गई, तो वही इंसान एकदम अपोजिट इंसान भी बन सकता है। जैसे कि अगर गुड पेरेंटिंग है, तो अगर उसको मौके अच्छे से दिए गए हैं, जैसे बहुत पहले मैंने एक लेक्चर दिया था एरिक एरिक्सन थियरी के साइको सोशल डेवलपमेंट में, ये उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर पेरेंटिंग उनकी अच्छी रही, अगर उनको अच्छे से जो भी वो करना चाहते थे उसमें उन्हें प्रोत्साहन दिया गया, या उन्हें अच्छे से समझाया गया, या उनकी जो भी क्वेश्चंस थे उनके अच्छे से आंसर दिए गए, तो यही उनके अच्छे वैल्यूज उनको सिखाए गए, तो कार्सिनोसिन बच्चा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है, उसमें बहुत सारी कलाएं होती है, उसमें कलाकृति में बहुत ही इंटरेस्ट होता है। वो ड्राइंग में और आर्ट में बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। कंसेंशुअस मतलब वो काम को लेके काफी ज्यादा ड्यूटी कॉन्शियस होते हैं, मतलब कि मुझे ये काम दिया गया है, मुझे ये अच्छे से करना है। वो एनिमल्स को लेके काफी सेंसिटिव होते हैं, उन्हें लोगों और एनिमल्स के लिए वो बहुत ही भावुक होते हैं, वो उन्हें बहुत सारी सिंपथी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखने जाए बच्चे में, तो उनमें काफी सारी क्वालिटीज ये होती है कि काफी सारी हॉबीज होती है, उनके शौक काफी सारे होते हैं, ड्राइंग के, आर्ट के, म्यूजिक का शौक होता है, और सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उन्हें डांसिंग। ये डांसिंग एमिलियोरेशन हमें सेपिया में भी देखने को मिलता है। और डांसिंग के लिए उन जैसे टेरेंट्यूला वाला डांसिंग होता है जो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक डांसिंग होता है, टेरेंट्यूला को भी डांसिंग अच्छा लगता है, उनको भी एक रिदम वाला सेंस होता है उनमें कि वो ताल को पकड़ सकते हैं। वैसे ही कार्सिनोसिन वाले लोग भी इसी तरीके से ताल को पकड़ सकते हैं और पहचान सकते हैं और अच्छे से डांस कर सकते हैं। दूसरी चीज जो ये है कि अगर अच्छे से पेरेंटिंग की गई हो, तो वही कार्सिनोसिन वाला बच्चा बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, कहाँ पे किस तरीके से उनका रोल होना चाहिए, वो लोग ऐसे भी होते हैं जो सोसाइटी को कुछ देंगे बड़े होके।
तो ये कार्सिनोसिन लोग ऐसे होते हैं, बहुत जल्दी बड़े होने वाले बच्चे होते हैं जिनमें बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पे आ गई होती है, जो पेरेंट्स के लिए सब कुछ कर सकते हैं, उस तरीके के बच्चे होते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियस, कॉशियस, क्रिटिकल भी बहुत होते हैं। मतलब वो जानते हैं सही क्या है गलत क्या है, ये उन्हें पता होता है, काम करना उन्हें अच्छा लगता है, बहुत ही कॉशियस होते हैं, मतलब बहुत ध्यान से सारे डिसीजंस लेते हैं, एकदम से कोई भी ऐसे ही डिसीजन नहीं ले लेंगे। और देखने जाओ तो कोई भी हेल्दी कार्सिनोसिन अगर है, हमेशा हर हर मेडिसिन हेल्दी स्टेट और पैथोलॉजिकल स्टेट होता है। तो हेल्दी कार्सिनोसिन वाला अगर कोई बच्चा आप देखो या कोई भी पर्सन देखो, तो हमेशा उसमें एक बैलेंस दिखेगा। तो जैसे कि मैंने कहा, कार्सिनोसिन दो अपोजिट पोल्स के बीच का है। तो जिस इंसान में हेल्दी कार्सिनोसिन अगर आप देखने जाओ, तो हेल्दी कार्सिनोसिन में हर एक गुड और बैड, या तो फिर दो क्वालिटीज के बीच में एक बैलेंस रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप कार्सिनोसिन पर्सनालिटी इस तरीके के पकड़ पाओगे कि उसमें ये भी है और वो भी है। जबकि पैथोलॉजिकली कार्सिनोसिन अगर आया, तो इफ इंट्रोवर्ट साइड होगा तो कंप्लीटली क्लोज्ड ऑफ होगा, अगर एक्सट्रोवर्ट साइड होगा तो हो सकता है वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। ओके। और उसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं ऐसे केसेस में। तो डॉक्टर बेली ने अच्छे से इस पे काम किया हुआ है, कार्सिनोसिन की पर्सनालिटी पे भी, और उनके एनालिसिस के हिसाब से सेपिया और नैट्रम्यूर के बीच का जो स्टेट है, कहीं ना कहीं इमोशन और सेंसिटिविटी, अगर सेपिया की सेंसिटिविटी जैसे कि इनडिफरेंस, नैट्रम की सेंसिटिविटी जैसे इंट्रोवर्ट, इन दोनों के बीच में कहीं कार्सिनोसिन आता है, जिनमें एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच में। तो ये फिलिप बेली ने लिखा हुआ है कि देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन द टू। कार्सिनोसिन में जैसे कि मैंने कहा कि अगर उनकी पेरेंटिंग अच्छी हुई है तो उनके पास बहुत अच्छी क्वालिटीज होंगी। तो बचपन से ही अगर आप देखने जाओ, तो कार्सिनोसिन पेशेंट बहुत ही एम्पैथेटिक होता है, मतलब किसी को दुख में नहीं देख सकता। अगर कोई बच्चा भी रो रहा है तो उसको चुप करवाने जाएगा, अगर पेरेंट्स को सैड लग रहे हैं तो बच्चा तुरंत पहचान पाएगा कि आज मेरे पेरेंट्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या मेरे फादर या मेरी मदर आज खुश नहीं है, या वो तुरंत ही सेंस कर लेते हैं सैडनेस को। इंट्यूटिव मतलब हमेशा कार्सिनोसिन वाले पेशेंट, अगर आप सोलेनेसी वाले पेशेंट्स देखेंगे, सोलेनेसी देखेंगी, बेलेडोना, हायोसाइमस और स्ट्रेमोनियम, इन लोगों में एक साइकिक एबिलिटीज होती है, इंट्यूटिव पावर्स बहुत स्ट्रोंग होते हैं, ये लोग स्पिरिचुअल भी बहुत होते हैं। इंट्यूटिव पावर्स वैसे आपको कार्सिनोसिन में भी बहुत देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनकी सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज वेरी क्लियर। इसीलिए दे आर, वो जनरली आर्टिस्ट होते हैं, उनको म्यूजिक लिटरेचर में बहुत शौक होता है। अब चलते हैं, गुड वाला पार्ट हमने देखा, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहां पे हम देखेंगे कि जनरली अगर पेरेंटिंग अच्छी हो तो ये सिचुएशन हमने जो देखी वो होती है। अगर पेरेंटिंग ऑथोरिटेटिव हो या बहुत ही स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हो उनके, और बात बात पे अगर वो कुछ अच्छा लेके जा रहे हैं, जैसे कि उन्होंने पेंटिंग बनाया कोई और दिखाने जा रहे हैं पेरेंट्स को, और पेरेंट्स ने ऐसा बोल दिया, ये तो बहुत ही बेकार बनाया है, या उसको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया, या फिर मारते पीटते हैं या उनको वर्बली अब्यूज करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा पहले से डरा हुआ होगा। वो हो सकता है कि धीरे धीरे डिप्रेस भी हो जाए। वो इतना पेरेंट्स से भी डरता होगा कि पेरेंट्स अगर कुछ बोले तो उन जितना बोला है उतना ही करेगा, उसके अलावा खुद का दिमाग वो इतना नहीं यूज करेगा। और पेरेंट्स ने ये बोला है कि बाहर नहीं जाना है तो वो बाहर नहीं जाएगा। इतनी ओबीडियंट पेरेंट्स, इतना ज्यादा ओबीडियंट भी हो जाएगा। गुड पेरेंटिंग में वो हेल्थीली ओबीडियंट होगा, और इस ऐसे ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग में वो फियर की वजह से ओबीडियंट होगा। ये हो सकता है इसके बाद ये डिप्रेशन आ जाए उसको, और उसके बाद मेंटल इलनेस भी आगे जाके, अगर यही क्रिटिसिज्म डोमिनेशन चलता रहा तो हो सकता है कि मेंटल इलनेस की तरफ भी क्योंकि ऑलरेडी कार्सिनोसिन पर्सनालिटी में अगर आप देखने जाओ तो उसका मेंटल कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। और इसीलिए मेंटल इलनेसेस में भी हम कार्सिनोसिन देते हैं, जैसे कि हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स में देते हैं, हम स्किज़ोफ्रेनिया में सोच सकते हैं, डिप्रेशन में सोच सकते हैं। अगर ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स की तो बात हो गई, ये इसीलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि कार्सिनोसिन पेशेंट है ना, और कार्सिनोसिन बेबी अगर हम पर्सनालिटी देखें, वो किसी भी सिचुएशन को बहुत ही जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। वो उस सांचे में ढल जाते हैं जिसमें उन्हें ढालने की ट्राई करते हैं कोई भी। तो वो एडेप्टेशन इतना इजी है
इसीलिए पेरेंटिंग का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कार्सिनोसिन पे। अगर यही बच्चा बैड कंपनी में या खराब कंपनी में, खराब संगत में पड़ जाता है, तो हो सकता है, क्योंकि उस सिचुएशन को भी वो बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेगा, वैसा ही वो बनने का ट्राई करेगा या बन जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, और एडल्ट होने के बाद उसका इजीली ब्रेन वॉश करके इवन कार्सिनोसिन टेररिस्ट भी बन सकता है। द इजी टारगेट फॉर एनीवन, मतलब किसी को भी अगर इजी टारगेट बनाना हो टेररिज्म के लिए, तो वो कार्सिनोसिन हो सकता है। डिसोबीडियंट मतलब वो ऐसे बच्चे जो बहुत बार ऐसे क्रिटिसाइज हुए हैं, अब्यूज हुए हैं, वो एक हद तक होते होते फिर इतने, वो इतना हाथ से छूट जाता है कि वो कोई भी बात नहीं मानता, और इतना गुस्सा, चीजें फेंकना, टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो करना, ये सब बहुत कॉमन देखने को मिलता है। क्लेप्टोमेनिक मतलब चोरी करने लगना, कहीं से भी कुछ भी बिना सोचे उठा लेना और उन्हें पता ना चलना कि हाँ भाई मैंने उठा लिया है, ये क्लेप्टोमेनिया का सिम्टम है। तो कार्सिनोसिन क्लेप्टोमेनियाज के लिए भी यूज होता है, बहुत सारे मेनिया में हम कार्सिनोसिन यूज कर सकते हैं। ओसीडी डेवलप हो जाती है, ओसीडी डेवलप होने का एक और रीजन है, कार्सिनोसिन बहुत फास्टिडियस होता है। और एक ही चीज है ऐसी सिचुएशन में, अगर गुड पेरेंटिंग हो या बैड पेरेंटिंग हो, एक ही चीज है जो कार्सिनोसिन को अंदर से ड्राइव करती है, वो है हद से भी ज्यादा, अपनी भी कैपेसिटी से ज्यादा किसी चीज को किसी चीज पे काम करना, या अपने ही कैपेसिटी से ज्यादा खुद से एक्सपेक्ट करना कि हम एक लेवल से भी आगे का काम करेंगे या एक लेवल से आगे जाएंगे, या किसी भी चीज को हद से ज्यादा परफेक्ट करना, उसी के बारे में सोचते रहना, उससे एब्सेंट माइंडेडनेस भी हो जाती है, और आगे जाके ये ओसीडी में कन्वर्ट हो सकता है अगर इसको प्रॉपरली हील ना किया जाए। तो कार्सिनोसिन बेबीज में हम जनरली अर्ली ट्रॉमा बच्चों में अगर देखने जाए तो क्या हो सकता है। तो अनहैप्पी चाइल्डहुड, जनरली अगर आप हिस्ट्री में जाए तो बहुत सारे बच्चों का चाइल्डहुड काफी अनहैप्पी रहा होता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, कि किसी से ज्यादा घुलने मिलने ना देना एंड ऑल। तो या तो फिर पेरेंट्स इतने हैं कि वो इतना ध्यान नहीं दे पाते। जैसे ही अनहैप्पी चाइल्डहुड एक नेट्रम्यूर वाले बच्चे में भी होता है, जिसको ऐसा लगता है कि मुझे उतना प्यार बचपन में नहीं मिला जितना जितना मिलना चाहिए था, यही एक फीलिंग कार्सिनोसिन को भी आ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी बचपन की जो भी नीड्स है वो फुलफिल नहीं हुई है, और इसी की वजह से उन्हें आइडेंटिटी क्राइसिस देखने को मिलती है। यही आइडेंटिटी क्राइसिस अगर आप देखने जाओ, आइडेंटिटी फुलफिल ना होना नेट्रम्यूर में भी देखने को मिलता है। तो जनरली वो ना पेरेंट्स से इतने अटैच हो पाते हैं, वो मानते सब कुछ है डर की वजह से, तो इसके लिए वो इमोशनली बहुत ही नीडी हो जाते हैं, उन्हें जरूरत होती है इमोशनल सपोर्ट की। उन्हें ऐसा लगता है कि मुझ में ही कुछ कमी है, इसलिए उनका सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है। और बिकॉज उन्हें प्यार नहीं मिला होता है, तो उन्हें ऐसा होता है कि मुझे पता है कैसा फील होता है, इसलिए मैं दूसरों के साथ ऐसा नहीं करूंगा। इसीलिए उनमें सहानुभूति भी बहुत ज्यादा होती है लोगों को लेके। तो ये ट्रॉमा इन्हें बचपन से ही मिल जाता है। तो कार्सिनोसिन में जैसे कि हमने देखा, इतना लो सेल्फ एस्टीम होता है कि वो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकते, इसीलिए लोग जैसा कहते हैं वो उनके लिए कर लेते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है क्योंकि उन्हें बार बार क्रिटिसाइज किया जाता है, इसीलिए उनमें बहुत सारे टाइप के डर होते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डर है उनका एग्जाम में फेल हो जाने का, या लाइफ में फेल हो जाने का, या जो भी वो काम करेंगे उसमें शायद वो फेल हो जाएंगे। इसीलिए वो हद से ज्यादा डबल ट्रिपल चेक करके अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करते हैं। उसके बाद एक और चीज देखने को मिली है, क्योंकि बचपन में जब भी वो ट्राई करते होंगे, अगर उनके पेरेंट्स ऐसे ऑथोरिटेटिव है, वो ट्राई करते होंगे कि मैं समझाऊं उन्हें, मैं खुद को डिफेंड करूं, पर वो उतना डिफेंड नहीं कर पाए क्योंकि उनको और क्रिटिसिज्म मिला। तो इस चीज को लेके वो, उनके डिफेंसेस काफी वीक होते हैं, इसलिए कोई भी उनको कुछ भी बोल जाए तो उन्हें बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाता है। ये अगेन हमें नाइट्रोम्यूर में भी देखने को मिलता है। अब जो जैसे कि मैंने कहा था, दो अलग अलग स्टेट होते हैं कार्सिनोसिन के। दोनों अपोजिट स्टेट आपको एक इंसान में अलग अलग लेवल पे भी मिल सकते हैं, या कोई इंसान आपको सक्सेस स्टेज वाला भी मिल सकता है, कोई इंसान आपको फेलियर स्टेज वाला भी मिल सकता है। जैसे कि अगर हम देखें तो कार्सिनोसिन का अगर गुड पेरेंटिंग है या बैड पेरेंटिंग है, जैसे कि हमने एरिक एरिक्सन थियरी में भी देखा, अगर वो ये क्वालिटीज को पार कर जाते हैं या उनको अवेयर हो जाते हैं, उनके लिए काम करने लगते हैं, तो वही क्वालिटी, पॉजिटिव क्वालिटी उन्हें देखने को मिलेगी।
लेकिन अगर वो नहीं कर पाते तो ये नेगेटिव क्वालिटी मिल जाएगी। जैसे कि सक्सेसफुल अगर स्टेट है तो वो बैलेंस्ड होगा इंसान, सेंसिटिव होगा, वो भी कंट्रोल में सेंसिटिव होगा, बहुत ही सहानुभूति वाला होगा एनिमल्स के प्रति, नेचर के प्रति और इंसान के प्रति। क्रिएटिव होगा, फैमिली ओरिएंटेड होगा, फैमिली के साथ उनके रिलेशन काफी अच्छे होंगे, बहुत ही स्ट्रांग होगा, उनका विल पावर भी अच्छा होगा, और फास्टिडियस और परफेक्शनिस्ट होगा, पर इस हद तक कि वो उनके लिए अच्छा हो। अगर ये फेलियर स्टेट देखने जाओ कि अगर कोई इंसान इन स्टेट्स को संभाल नहीं पाता या इन स्टेट में कहीं ना कहीं ट्रॉमा आ जाता है उनको, तो यही चीज उनके फियर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उनको बहुत सारे फिर डर रहते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। बहुत सारे एनिमल्स का भी फियर होता है, जैसे फियर ऑफ स्नेक्स होता है, फियर ऑफ स्पाइडर्स होता है। टेंडेंसी टू रेप्रीमेंट, अगर कोई इंसान सेंसिटिव है, उनको अगर इतना ट्रॉमा हुआ है या कुछ भी ऐसा हुआ कि उसके बाद उस इंसान में पूरी अपोजिट क्वालिटीज आ गई, तो वो दूसरों को, जैसे कि उसमें सहानुभूति पहले थी, इसकी जगह पे उनमें क्रूअल्टी आ जाएगी। वो किसी को भी मार सकते हैं, वो किसी को भी कोई भी गाली गलौज कर सकते हैं, किसी के साथ भी झगड़ा कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगे, अकेले रहने लगेंगे, वल्नरेबल हो जाएंगे, किसी के भी बातों में आ जाएंगे। इसीलिए उनका ब्रेन वॉश इस स्टेज में करना बहुत ही इजी हो जाता है और वो टेररिज्म की तरफ मुड़ जाते हैं। परफेक्शन बियॉन्ड कैपेसिटी मैंने फेलियर में इसलिए लिया है क्योंकि परफेक्शन एक हद तक सही रहता है, अगर उससे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच करने लगे तो वो उनके लिए फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाएगा, वो डिप्रेस भी हो सकते हैं और वो ओसीडी की तरफ भी जा सकते हैं। इसीलिए कार्सिनोसिन हम ओसीडी वाले पेशेंट में, स्कीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में, मेनिया वाले पेशेंट में भी प्रिस्क्राइब करते हैं। और उसमें हम सोच सकते हैं, लव फॉर नेचर और एनिमल्स होता है इनमें। एनजाइटी उनको बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए हम, इसीलिए बहुत सारी मेंटल इलनेसेस में कार्सिनोसिन प्रिस्क्राइब होती है। एनजाइटी उन्हें अपने हेल्थ की बहुत ज्यादा होती है, फैमिली की, पूरी दुनिया की चिंता होती है अगर उनसे। अ, एक और चीज है जो कार्सिनोसिन में बहुत स्ट्रांग है, और वो है सेंस ऑफ जस्टिस। तो वो इनजस्टिस टॉलरेट नहीं कर सकते। उसके बाद फियर्स, जैसे कैंसर का फियर सबसे ज्यादा होता है। कैंसर का फियर हमें आर्सेनिक में भी देखने को मिलता है, बहुत सारी मेडिसिन है, पर वन ऑफ द मेडिसिन ऑफ हार्ट डिजीज, कैंसर, ये सब आर्सेनिक में भी मिलता है, जिसमें कुछ भी ना हो तो भी इंसान को ऐसा लगता है कि भाई कोई इनक्योरेबल डिजीज हो गया है। क्राउड का उन्हें प्रॉब्लम रहता है क्योंकि उन्हें अकेले रहने की ज्यादा आदत होती है। क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं वो लोग। हाई प्लेसेस, जैसे अर्जेंटम नाइट्रिकम ऊंचाई से डरता है, वैसे कार्सिनोसिन भी ऊंचाई से डरता है। स्पाइडर्स और स्नेक और चूहों से डर लगता है। फेलियर, वो लाइफ में ही फेल हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे कुछ, ऐसा लगता है। थंडरस्टॉर्म्स और डार्क से भी डर लगता है, बट इसमें एक और चीज है, उन्हें थंडरस्टॉर्म मतलब कि एकदम से तूफान जैसा माहौल होता है जिसमें बादल गरजते हैं, ये सब देखना उन्हें अच्छा भी लगता है और उसमें डर भी लगता है। दे जनरली लाइक वॉचिंग थंडरस्टॉर्म्स बट अफ्रेड, दे आर ऑल्सो अफ्रेड ऑफ इट। उनमें बाउंड्रीज की कमी होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे कैंसर का है कि कैंसर वो सेल की बाउंड्रीज से निकल के बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन होके दूसरे दूसरे ऑर्गन्स में पूरा फैल जाता है। सेल के जो कैंसर सेल्स है उनमें डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा होता है। वो रेगुलेटेड ग्रोथ, मतलब उनका ग्रोथ हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी तरीके से बाउंड्रीज कार्सिनोसिन वाले इंसान में भी इतनी नहीं होती है, इसीलिए वो कभी किसी को ना नहीं कह पाते। वो खुद को स्ट्रेच करके भी दूसरों का काम कंप्लीट करेंगे। वो बहुत ही ज्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं, और परफेक्शनिस्ट मतलब इस लेवल के एक्स्ट्रा परफेक्शनिस्ट कि खुद को भी स्ट्रेच करेंगे। अगर वो, दूसरों को वो परफेक्ट ही दिखेगा, लेकिन इनको 100 टाइम्स मोर परफेक्शन चाहिए, और जो एक नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। और ये उनके सफरिंग का मेन कारण है। वो इसमें बहुत ज्यादा इससे खुद ही थक जाते हैं, और इतना परफेक्शन उनको ये होता है कि जितना भी परफेक्शन मिल जाए, उनको खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, तो वो अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड जाते हैं। और देख, इतना स्ट्रेच करते हैं कि फेलियर मतलब उनके लिए मर जाने जैसी बात हो जाती है। इसीलिए कोई इंसान अगर कहीं भी काम में या लाइफ में या कहीं भी अगर वो फेल हो गया, तो उसके लिए वो एंड हो जाएगा।
तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो इतना हाई स्टैंडर्ड और गोल रख लेते हैं जो उनके खुद के लिए पॉसिबल नहीं है अचीव करना, ना ही किसी और के लिए पॉसिबल है अचीव करना। तो वो गोल को अपने गोल को लेके रियल नहीं होते। वो अपने हिसाब से कोई भी एकदम रख लेंगे और फिर उसके लिए काम करते जाएंगे, लेकिन वो खुद ही नहीं पहुंच पाएंगे। और उन्हें ऐसा लगेगा कि वो फेल हो गए हैं और इसके आगे वो अब कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ से शुरू होता है डिप्रेशन। या तो वो डिप्रेशन साइड जा सकते हैं, या वो स्किज़ोफ्रेनिया साइड जा सकते हैं, या फिर वो मेनिया साइड जा सकते हैं, या कंप्लीटली सब कुछ छोड़ के वो पूरा ही क्राइम और उस साइड भी जा सकते हैं, अगर पहले से उनमें वो डिस्ट्रक्टिवनेस आई हो तो इस तरीके से वो किसी भी साइड जा सकते हैं। आइडियलिज्म भी है हर एक चीज में। परफेक्ट होना होता है, परफेक्ट पार्टनर भी उनको परफेक्ट बनना होता है, जॉब परफेक्ट, पेरेंट्स परफेक्ट बनना होता है। इसीलिए हर बात में वो परफेक्शन लाने में उनकी एंजाइटी बढ़ती जाती है। तो बहुत ही एंशियस होते हैं। फास्टिडियस भी बहुत होते हैं, इस हद तक कि उनको पूरे रूम में सब कुछ थीम के हिसाब से मैचिंग भी चाहिए होता है। अगर कोई चीज कलर में इधर उधर है तो वो उस चीज को टॉलरेट नहीं कर पाते। ये होता है ओसीडी का स्टार्टिंग। इसके बाद इंसान अगर ध्यान ना दे तो ये कभी भी धीरे धीरे करके ओसीडी में कन्वर्ट हो सकता है। इनको ट्रैवलिंग भी बहुत पसंद है। म्यूजिक म्यूजिक सुनना इनको अच्छा लगता है, स्लो म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, लेकिन म्यूजिक इनको सैड भी बनाता है। और अगर ये डिप्रेस्ड है तो ये रो भी सकते हैं इजीली म्यूजिक सुन के। और जैसे मैंने बोला, बहुत ही कंपैशनेट और सेंसिटिव होते हैं। अगर ये लोग डॉक्टर्स हैं तो इन्हें पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा सहानुभूति और ये होता है। एलिमेंट्स फ्रॉम, अगर हम अब देखने जाएं तो इनका एलिमेंट्स फ्रॉम क्या है। तो चाइल्डहुड में अगर अब्यूज हुआ हो, और इसमें सेक्सुअल अब्यूज भी है, तो सेक्सुअल अब्यूज भी अगर बच्चों में हुआ हो और बच्चे उसके बाद कहते हैं कि एकदम परफेक्शन वाले हो गए हो, खुद को वो फेलियर रिलेटेड खुद से डिसअपॉइंट हो गए हो, फेलियर का डर आने लगा हो, तो ऐसे में हम दे सकते हैं। एंगर, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आना, वैक्सीनेशन के बैड इफेक्ट्स, कोई एकदम से शॉक लग जाना या बैड न्यूज सुनने के बाद उनका पूरा स्टेट डेवलप होना, डिसअपॉइंटमेंट के बाद मेंटल इलनेस या कैंसर का प्रॉब्लम होना, या डिस्ट्रक्टिव चीजें ऑर्गन्स में किसी भी तरह की डिस्ट्रक्शन या ओवर ग्रोथ होना, उसमें हम सोच सकते हैं। फ्राइट, ग्रीफ और सॉरो, इसमें हम देख सकते हैं कि अगर बहुत लंबे समय से या बचपन से देखने जाए या सालों से अगर वो चिंता का स्वभाव रहा हो, या उनके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई हो जहाँ पे उनको बहुत ही चिंता करनी पड़ी हो, या फैमिली का टेंशन रहा हो, बहुत टाइम से वो अंदर ही अंदर उन्हें सैड हो गए हो और ऐसे ही रहते हो, तो ऐसी सिचुएशन के बाद जो दिमागी हालत होती है, जहाँ पे दिमाग पूरा थक गया होता है, उतना कुछ कर नहीं पाता, ऐसे में भी हम कार्सिनोसिन सोच सकते हैं। होम सिकनेस, जनरली घर से दूर नहीं रह पाते क्योंकि फैमिली से बहुत अटैच होते हैं। बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई हो, अपने लिए नहीं जी पाए हो, सबके लिए ही करते जा रहे हो, ऐसे में कार्सिनोसिन दे सकते हैं। और दूसरे की रूडनेस वो सहन नहीं कर सकते। देखो, प्रोलॉन्ग सप्रेशन या अनहैप्पीनेस, जो जिसके बाद इंसान ब्रूडिंग करने लगता है, अगेन नेट्रम्यूर जैसा है। तो बहुत सारे लोग जो नेट्रम्यूर जैसे दिखते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नेट्रम्यूर से परफेक्शन चाहते हैं, ऐसे लोगों में एक बार हम कार्सिनोसिन सोच सकते हैं। और अगर फैमिली हिस्ट्री कैंसर की मिल जाए या सुसाइड की मिल जाए तो और ज्यादा उसमें देखना चाहिए कि कहीं कार्सिनोसिन तो नहीं है। क्योंकि नाइट्रोम्यूर में भी आर्ट और म्यूजिक बहुत ज्यादा लोगों को पसंद होता है। फिजिकल सिम्टम्स देखेंगे कि मैं बहुत जल्दी, आई थिंक टाइम है। अ, उनको बहुत हेडेक का प्रॉब्लम होता है, सिक हेडेक का प्रॉब्लम होता है। और जनरली उन्हें फास्टिंग और उसमें ज्यादा, सॉरी, हाँ, अ, खाने के बाद जनरली उनको ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो गैस्ट्रिक हेडेक्स भी जनरली इनको रहते हैं। और कंस्ट्रिक्शन जैसा फील होता है। और जनरली सिर के पीछे उनको दर्द ज्यादा रहता है। अगर उनको सिर में लगी हो उसके बाद भी हम नेट्रम सल्फ के साथ कार्सिनोसिन भी सोच सकते हैं। बार बार कान का इन्फेक्शन होना और पस होने की टेंडेंसी में भी हम ये देख सकते हैं। आंखों में भी रेटाइनल हैमरेजेस, डायबिटीज की वजह से पोस्ट डायबिटिक रेटाइनल हैमरेजेस अगर हो, और कार्सिनोसिन पर्सनालिटी अगर मैच हो रही हो, तो कार्सिनोसिन इसमें भी बहुत ज्यादा अच्छे से हेल्प करेगा। कॉर्नियल अल्सर में हेल्प करेगा।
नोज और फेस में अगर हम देखने जाएं तो रिकरेंट साइनोसाइटिस, मतलब उन्हें साइनस के इन्फेक्शन बार बार होते रहेंगे, उन्हें कफ और कोल्ड बार बार होता रहेगा, तो सर्दी और खांसी की उन्हें तासीर होती है उनकी। फिर फेस अगर देखने जाओ तो विटामिन और मिनरल्स की ओवरऑल कमी वाला जो सिचुएशन होता है, जहां जहां पे भी वो चीज अफेक्ट कर सकती है, वो सब आपको कार्सिनोसिन में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें भी मेटाबॉलिक इश्यूज काफी रहते हैं। अगर हर्पीज नोज और उसके आसपास है तो भी कार्सिनोसिन आप दे सकते हैं। बहुत जल्दी दांत डीके, सड़ जाते हैं दांत, और जैसे कि मैंने कहा, मुंह बार बार आना, मुंह में छाले पड़ना, थ्रोट में छाले पड़ना, या गले में पेन हो जाना, फेरिंजाइटिस, गला आ जाना, लाल हो जाना, बार बार टॉन्सिलाइटिस की तकलीफ होना, ये भी, जैसे कि छोटे छोटे जो वायरल है, टॉन्सिलाइटिस है, जो बच्चों वाले डिजीजेस देखने को मिलते हैं, वो काफी सारे कार्सिनोसिन में भी हमें देखने को मिलेंगे। गैस्ट्रिक अल्सर्स, अल्सर्स हर जगह कॉमन है इसमें, पेट में अल्सर होना, मुंह में अल्सर होना, जीआईटी में कहीं भी, इवन अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी हम ये सोच सकते हैं। उनको एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, डाइजेशन इनका वीक होता है, खाना खाना इनको कम अच्छा लगता है, स्पाइसी फूड उनको जनरली पसंद भी है, लेकिन वो इतना नहीं खा पाते, क्योंकि गैस्ट्राइटिस जनरली इसमें देखने को मिलता है। क्योंकि इसमें गैस्ट्राइटिस होने का एक और रीजन भी है, ये गैस्ट्राइटिस फिजिकल गैस्ट्राइटिस से कॉज अगर देखने जाए तो ये लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत एंजाइटी है इन लोगों में, हमेशा देखे तो चिंता करते रहते हैं। तो जनरली हमने देखा है कि एसिड सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से इन लोगों में गैस्ट्राइटिस देखने को मिलता है, और लेटर ऑन गैस्ट्रिक अल्सर, क्योंकि कार्सिनोसिन की अल्सर की टेंडेंसी भी है। वॉमिटिंग बार बार देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन कभी तो कभी, डायरिया, ये ऑल्टरनेट भी होता रहता है। बुलिमिया नर्वोजा अगेन एक माइंड का डिसऑर्डर है, जो जिनमें वो खाते हैं उनको गिल्टी फील होने लगता है, ऐसा लगता है कि कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं, और उल्टी करके पूरा बाहर निकाल देते हैं, जो प्रिंसेस डायना को भी ये डिजीज था, बुलिमिया का। ये भी माइंड से एसोसिएटेड है, तो अगर आप बहुत सारी चीजें देखने जाओ तो गैस्ट्रिक में बहुत सारी चीजें माइंड रिलेटेड देखने को मिलेगी। इसमें लीवर भी अफेक्ट होता है, तो ये सीरोसिस की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर हेरिडिटरी सीरोसिस ऑफ लीवर है तो हम कार्सिनोसिन सोच सकते हैं। जनरली उनको एंजाइटी हो, या एकदम से डर हो, या कुछ भी हो, तो उनको पेट में जैसे ऐसा लगता है कि पेट में एकदम से कुछ सिंक हो रहा है, या पेट में एकदम से फीलिंग होती है, ये सारी चीजें, तो ये कार्सिनोसिन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बार बार गैस पास होना, इरेक्टेशन, ये बहुत कॉमन है। पेट दर्द बहुत कॉमन है, और 4 से 6 में एग्रावेशन देखने को मिलता है इसमें भी। तो काफी सारी चीजें अगर आप देखने जाओ तो वो लगती है लाइकोपोडियम और नक्सवोमिका जैसी भी, अगर ये कॉलिक और ये सारे सिम्टम्स देखने जाओ। गैस्ट्रिक और एब्डोमिनल कैंसरस कंडीशन में भी हम कार्सिनोसिन देते हैं। उसमें एसाइटिस, ओवेरियन कैंसर, एसाइटिस, लीवर सिरोसिस होगा तो भी एसाइटिस होगा, इंट्यूससेप्शन में हम इंडिकेट करते हैं। प्रोलैप्स, ब्लीडिंग पाइल्स, वर्म्स, कंस्ट्रिक्शन, कैंसर, कैंसर रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन, उसमें उसकी बहुत अच्छी दवाई है कार्सिनोसिन, अगर कैंसर की वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। अगर कोई फिशुला या फिशर या पाइल्स जैसा था जो कैंसर में कन्वर्ट हो गया है, या कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, तो हम कार्सिनोसिन दे सकते हैं उसके लिए। अगर किसी इंसान में म्यूकोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस है, उसके वजह से बार बार डायरिया, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस भी आगे जाके कैंसरस ओवरग्रोथ में कन्वर्ट ना हो जाए, उसके लिए भी हम कार्सिनोसिन दे सकते हैं। यूरिनरी कंप्लेन्स में सर्कमसीजन रिलेटेड एब्सेस, बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, अगेन ये माइंड रिलेटेड है। चाइल्ड बहुत एंशियस और फियरफुल होता है, इसलिए उसको ड्रीम्स भी फियरफुल आते हैं, और बेड वेटिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है नर्वसनेस की वजह से। नेफ्राइटिस, सारे ऑर्गन जैसे उनको फेलियर का डर होता है ना, वैसे ऑर्गन्स भी फेलियर की तरफ जा सकते हैं, ये कार्सिनोसिन की एक टेंडेंसी होती है। डायबिटीज इंसिपिडस, फिर नेफ्राइटिस, ये सारी चीजों में हम दे सकते हैं। फीमेल में भी एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रोसिस, ओवेरियन सिस्ट, स्टेरिलिटी, यूट्राइन कैंसर में पेलिएटिव की तरह काम करती है, हिस्टेरेक्टोमी के बाद भी हम दे सकते हैं। इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर एंड डिस्पोजिशन टू मास्टरबेट, देन फाइब्रोएडिनोमास और मेस्टाइटिस में भी दे सकते हैं। सो ऐसे ग्रोथ्स जो कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। हार्ट रिलेटेड अगर हम देखने जाए तो
जनरली उनको साइन से एमिलियोरेशन होता है, कंस्ट्रिक्शन जैसा होता है, वो साइन करते हैं जैसे इग्नेशिया में देखने को मिलता है। वीक हार्ट, हार्ट रिलेटेड जनरली एंजाइना पेक्टोरिस में भी हम दे सकते हैं। इसमें गैंग्लियन के लिए भी, वेरिकोज वेन्स, गैंग्लियन, इन सब के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और रूमेटिज्म के लिए भी है, जहाँ पे डिफॉर्मिटीज देखने को मिले। बोन कैंसर्स के लिए अच्छी मेडिसिन है। स्लीप हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्लीप उनकी जनरली ट्रबल्ड रहती है, नी चेस्ट पोजिशन में रहती है, डर के एकदम से उठ जाते हैं और 1 बजे तक नहीं सोते, उसके बाद सोते हैं, सुबह में उठ नहीं पाते हैं। मर्डर्स और रॉबर्स, जैसे ये फिर से नेट्रम्यूर जैसा आया, उनको, वो किसी को ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं, उनको कोई मिल नहीं रहा। ये कार्सिनोसिन में लोनलीनेस उनके ड्रीम में इस तरीके से दिखती है। एग्रावेशन एमिलियोरेशन देखने जाएं तो कॉन्सोलेशन एग्रावेट्स, फिर म्यूजिक से उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम होती है। स्वीट डिजायर है पर स्वीट एग्रावेट करता है। एमिलियोरेशन में, कॉन्सोलेशन में, एग्रावेशन भी एमिलियोरेशन भी, अब डिपेंड करता है उनके सिचुएशन पे, दोनों हो सकता है। ठीक है। डांसिंग से उन्हें अच्छा लगता है, थंडरस्टॉर्म देखने से अच्छा लगता है, थंडरस्टॉर्म में उन्हें बेटर फील होता है, सीशोर में उन्हें बेटर फील होता है, ट्रैवलिंग से उन्हें अच्छा लगता है। तो इन सब चीजों से, अब कुछ वर्ड्स हैं कार्सिनोसिन के, ये लास्ट है मेरा। तो वो अपने आप से यही बात करते हैं, या वो डॉक्टर को ऐसा बोलते हैं कि मुझे फेल होना अलाउड नहीं है, अगर मैं मिस्टेक करूंगा तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर मुझे किसी ने सराहना नहीं दी, मेरे पापा ने या मम्मी ने, तो इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि मैं कुछ भी करने के काबिल नहीं हूँ, मैं इतना काबिल हूं ही नहीं कि मैं इतना कर पाऊं। तो उसके लिए मैं बहुत ही गिल्टी फील करता हूँ कि मैं मम्मी पापा के एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा। तो ओवर एक्सपेक्टेशंस किसी से भी रखना, ये कार्सिनोसिन स्टेट को जन्म दे सकता है। तो दिस इज कार्सिनोसिन, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर प्रणाली, बहुत ही खूबसूरती से आपने कार्सिनोसिन को डिस्क्राइब किया। थैंक यू मैम। किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली हैंड रेज करें, या चैट बॉक्स में भी आप बोल सकती हैं। डॉक्टर राम प्रवेश शाह सर ने हैंड रेज किया। थैंक यू डॉक्टर प्रणाली मिस्त्री, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, एक्सीलेंट सेशन, डायनेमिक लेक्चर। थैंक यू लेक्चर तो सर। ब्यूटीफुल डिस्क्राइब कार्सिनोसिन मेडिसिन, नो ए से लेके जेड तक हर जगह कार्सिनोसिन का सिम्टम है भी वास्तविक। बैकग्राउंड ऑफ मियाग्मेटिक कोरा एंड ट्यूबरकुलोसिस, देन कोविड, कार्सिनोसिन, तो बहुत अच्छा ब्यूटीफुल डिस्क्राइब किए। लेकिन एक बात है कि कार्सिनोसिन हम कहाँ नहीं दे सकते हैं, इस पर थोड़ा सा बताइए, किस जगह पर नहीं दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डॉक्टर प्रणाली आप म्यूटेड हैं। आप म्यूटेड। थैंक यू सो मच सर। हाँ, उनका एक क्वेश्चन भी है कि आप कार्सिनोसिन जी, कहाँ डिस्क्राइब नहीं कर सकती हैं। कहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ? जी, मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अगर बहुत ज्यादा, मतलब यू कैन से कि मेटास्टेटिक स्टेट अगर बहुत ज्यादा है, एडवांस कैंसरस स्टेज है, और अगर उसमें हम हाई पोटेंसी में कैंसिनोसिन अगर देंगे, तो वो केस सुधरने की जगह बिगड़ सकता है सर। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत बढ़िया। हाँ, लास्ट स्टेज यानी सिप्लिटिक का स्टेज जो लास्ट होता है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। थैंक यू, थैंक यू। जी सर। थैंक यू डॉक्टर कल्याण स्वरूप सर, आप भी कुछ, आपका भी कोई क्वेश्चन है? कल्याण जी कुछ कहना चाहते हैं आप? जी सर। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर। ओके,
प्रणाली जी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ जो आपने कहा कि सिफिलिटिक स्टेज में नहीं दे सकते हैं। ये कहीं भी लिखा हुआ है कि कार्सिनोसिन को सिफिलिटिक स्टेज में नहीं दिया जा सकता है। ये दिया जा सकता है सब्जेक्ट टू, एक ही चीज को हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए, सब्जेक्ट टू द टोटलिटी। और कार्सिनोसिन जो है तो इटसेल्फ एक पैथोलॉजी है ना, और पैथोलॉजी का इसका यूज जो है तो हम लोग नोसोर्स के रूप में करते हैं। तो नोसोर्स के रूप में जो अप्रोच है, नोसोर्स का जो रेगुलेशन लॉज है करने का, वही इसका होता है। नोसोर्स का ही जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस में इसको हम लोग देखिए, कोई भी नोसोर्स को क्यों यूज करते हैं, इसलिए कि हम वहां पर उसका कोई जो ऑब्स्टेकल है उसको हटा दें। तो ऑब्स्टेकल्स को हटाने के लिए क्या हुआ, सिफिलिटिक स्टेज का होगा या साइकोटिक स्टेज का होगा या सोरिक स्टेज का होगा, तो उसको हटाने के लिए किया जाता है। इसलिए इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि सिफिलिटिक स्टेज में या एंड स्टेज में नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ही एक्यूट इंटेंसिटी के केस में भी कार्सिनोसिन बहुत अच्छा काम करता है। बहुत जैसे आपको देखिएगा कि जो टेंडेंसी बन गया है एक हमेशा फीवर होते रहने का, एक सिफिलिटिक टाइप का फीवर हो रहा है, वहां पर अगर रास्ता क्लियर करने का, रिलैप्सिंग नेचर को खत्म करने का एक बहुत अच्छा साधन होता है। कि आप वहां पर नोसोर जैसे ट्यूबरकुलिनम है या कार्सिनोसिन है या मेडोरिनम है, इसको आप दे करके ऑब्स्टेकल्स टू रिकवरी को जो है तो इसको दूर किया जा सकता है। इसको हम लोग है एक स्पेसिफिक, कोई भी स्पेसिफिक गाइडलाइन से ये नहीं है कि सिफिलिटिक में, साइकोटिक में और इसमें यहाँ देना है या नहीं देना है। इस बात को हम लोग को ध्यान में रखनी है। जी सर। डॉक्टर कल्याण स्वरूप जी, आप कुछ कहना चाहते थे? हेलो हेलो सर, हाँ बोलिए सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है, बहुत अच्छा से। इतने साल के प्रैक्टिस लाइफ में मैंने एक चीज जरूर देखा हूँ, खास करके कार्सिनोसिन के केस में, मैं कैंसर केस देखने का मुझे बहुत कुछ मौका मिला है। इन केस ऑफ फीमेल कार्सिनोसिस का जितना अच्छा रोल होता है, खास करके ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर के ऊपर में, उतना मेल के अंदर हमने आज तक नहीं पाया है। क्योंकि फीमेल के अंदर हमको अच्छा प्रोग्रेस मिला है कि पेशेंट आराम भी हुआ है, और खास करके यूट्राइन कैंसर और मेमोरी कैंसर के लिए ब्रेस्ट कैंसर के अंदर में। मगर आज तक हम देखे हैं कि मेल के अंदर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि फीमेल के अंदर कार्सिनोसिन का प्रभाव पड़ता है। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। ये अनुभव शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का प्रणाली जी, आप बहुत अच्छा आई हैं और आपने बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन था। और इसी तरह से आते रहिए, इंग्लिश सेशन में भी आपने शायद दिया है। और थैंक यू सर। हाँ, तो फिर हम अगला सेशन के लिए कुछ मैटर तैयार करके रखिए, हम लोग फिर से आपको इन्वाइट करेंगे। और इसके साथ में हम लोग का सेशन अब समाप्त होने वाला है। कोई सवाल और किसी का है? कुछ सवाल है? नहीं लग रहा है। नहीं, तो कोई सवाल नहीं, अभी कोई सवाल नहीं है। अब हमारा टाइम भी मोस्टली खत्म ही हो रहा है। हाँ, तो आप नेहा कक्कर आपको हैंड ओवर करेंगे। ओके ओके ओके। थैंक यू डॉक्टर प्रणाली। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। अभी मंच में डॉक्टर नेहा कक्कर को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू मैम।